नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। सुबह के 11 बज रहे हैं। वक्त हो गया है खबर पक्की है देखने का। आइए शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में खबरों के साथ। तो जैसा कि मैं आपको तस्वीरें दिखा रही थी, वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, जिसमें जोरदार तरीके से लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे थे। इसी रोड शो में शामिल कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार भी उनके माता पिता से, उनके भाई से हमारे सहयोगी लॉरेंस परमार ने खास बातचीत की। प्रधानमंत्री से मिलकर बहुत खुशी हुई और मेरी बेटी ने जो किया अपने देश के लिए करा, और सभी देश की बेटी है वो, और भी बेटियों को इसी तरह से हमें भेजना चाहिए आर्मी के अंदर। या बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है। क्या क्या प्रधानमंत्री निकले, कैसा माहौल था आपसे मतलब अभिवादन? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने आकर हमारा स्वागत किया, बहुत अच्छा किया। एक बाप के लिए बेटी का गर्व, क्या कहेंगे? हमें अच्छा लगा सभी, और हमारे प्रधानमंत्री जी आज मिले, उसकी ज़्यादा खुशी हुई। और जो यात्रा की वो बहुत ही अच्छा है और ऐसा सम्मान होना चाहिए। और क्या कहेंगे देशवासियों के लिए, एक मैसेज आपका? देशवासियों को यही बोलेंगे कि अपना एक ही नियम बनाओ, हमेशा ध्यान रखो, वयम राष्ट्रीय जागृयाम, बस सिद्धांत वाली। આપણી સાથે સંજયભાઈ, મોહમ્મદ સંજયભાઈ, કેટલી ખુશી પ્રધાનમંત્રી અભિવાદન પર ઝીલ્યું? आई एम वेरी एक्साइटेड। मतलब मैंने ज़िंदगी में पहली बार पीएम को अपने सामने देखा है, और जिस तरह का क्राउड यहाँ इकट्ठा हुआ है अभिनंदन करने के लिए, ऑपरेशन सिंदूर को रोड शो मनाने के लिए, मतलब देयर इज़ नो वर्ड्स कि मेरे ख्याल से हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ थे। और जब उसमें पीएम यहाँ से निकले और उन्होंने यहाँ देखा, अभिनंदन किया और कुछ कहा हाथ दिखा के, तो मुझे ऐसा लगा कि यार फर्स्ट टाइम ऐसा ही कोई हमें कर रहा है ऐसा। इट वॉज अ वेरी प्राउड मोमेंट एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड गॉड ब्लेस अवर कंट्री, पीएम एंड द डिफेंस फोर्सेस। एक आखिरी सवाल, क्योंकि जब आतंकियों ने हमला किया पहलगाम, पूछा हिंदू कौन है, मुस्लिम, मतलब देश को बांटने की बात, मगर प्रधानमंत्री ने जिस तरह से काम किया और एक आपकी बहन सोफिया को आगे किया और उनकी जो कामगिरी थी वो देश के सामने लाए। देखिए, आतंकवादियों का काम शुरू से यही रहा है, देश को बांटो, और पहले अंग्रेज़ों का भी काम ये रहा है। लेकिन हिंदुस्तान की खासियत है कि गंगा जमुना तहजीब कभी जाने वाली नहीं है, ये हमारे खून में है। और उसी का सबसे बड़ा एग्जांपल ये था कि दोबारा से वो मौका हमारे डिफेंस फोर्सेस ने, हमारी गवर्नमेंट ने मेरी बहन को दिया और भूमिका सिंह जी को भी दिया। तो दो लोग एक साथ खड़े हुए, दोनों एक अलग धर्म के, एक कौमी एकता का जो संदेश दिया है, इसको हम आगे बढ़ाना है और लोगों को मिल के रहना है। कितनी खुशी, क्योंकि परिवार पूरा प्रधानमंत्री से मिला एक तरह से कह सकते हैं। देखिए जो ये हुआ है, एंड द प्राउड मोमेंट इज छाती खोल के छप्पन की है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। मॉनसून आते ही मुंबई की हालत खराब हो जाती है। भारी बारिश से सड़कों पर रफ्तार गाड़ियों की थम जाती है। न सिर्फ गाड़ियां बल्कि ट्रेन, फ्लाइट, आप जिससे भी सफर करना चाहें, देरी का सामना तो करना ही पड़ेगा आपको। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। मुंबई में लगातार ये जो बारिश हो रही है, इसके बाद हर तरफ पानी पानी। तस्वीरों में आप आगे देखेंगे कैसे मुंबई इस वक्त पानी से लबालब नजर आ रही है। डूबी हुई एक तरीके से मुंबई नजर आ रही है। मुंबई नगरी जिस पर खतरा इसलिए और बड़ा हो जाता है क्योंकि न सिर्फ बादल बरस रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ दिक्कत यह है कि हाईटाइड को लेकर भी चेतावनी जारी कर दी गई। तो ये मंत्रालय परिसर की तस्वीर आपके सामने है जहां पानी घुसा। इसके अलावा केईएम की तस्वीर दिखाइए अब जरा। ये तो मंत्रालय परिसर की तस्वीर है। अगली तस्वीर दिखाएंगे आपको। ये केईएम की तस्वीर है। ये केईएम अस्पताल की तस्वीर आप देखिए जरा, कैसे यहाँ पर पानी भरा हुआ है और मरीजों के साथ वहाँ पर मौजूद परिजन सब परेशान हैं क्योंकि अस्पताल के भीतर पानी तैरता हुआ नजर आ रहा है। कुछ और तस्वीरें आपका इंतजार कर रही हैं। ये परेल की तस्वीर है। परेल हो या फिर सायन हो, ये तो परेल की तस्वीर जहाँ पेड़ गिरा था, ये सायन आ गया, निचला इलाका जहाँ घुटनों तक पानी भरा हुआ है। इस बीच तस्वीरें हिंद माता से भी सामने आ रही हैं, यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। मुंबई में इतनी बारिश, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी भरा हुआ है। चर्च गेट इलाका मुंबई का वो पानी की चपेट में आ गया है। लगातार बारिश होने की वजह से कई जगह पेड़ भी गिरे हुए हैं, जैसा कि परेल की वो तस्वीर आप देख रहे थे जहाँ पेड़ गिरा हुआ है। ये देखिए कैसे सड़कें लबालब हैं और इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं पानी कितना भरा होगा। आप देखिए कैसे वो मोटरसाइकिल जो है उसका तो सिर्फ ऊपर का हिस्सा ही दिख रहा है और ये जो छोटा टेम्पो खड़ा हुआ है इसके टायर पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए। ये देखिए, नजदीक से दिखा रही हूं अब मैं आपको तस्वीर। ये मोटरसाइकिल
पूरी डूबी हुई नजर आ रही है, बस ऊपर का हिस्सा यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। हिंद माता वाला इलाका आ गया ये निचले इलाकों में इसकी भी गिनती होती है। तो चाहे सायन हो, हिंद माता वाला इलाका हो, ये मुंबई के निचले इलाके हैं और बारिश जब होती है तो जाहिर सी बात है यही वो इलाके हैं जो सबसे पहले डूबते हैं और एक बार फिर वहां पर पानी भरना शुरू। हर मॉनसून मुंबई की एक जैसी कहानी और इस बार भी वही तस्वीरें मुंबई से सामने आ रही हैं और ये दिक्कत और बढ़ जाती है तब जब बादल थम न रहे हों, लगातार बरस रहे हों और समुद्र से हाई टाइड की चेतावनी आ रही हो। अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ट्रैक्स की तस्वीर है आपके सामने। भाईखला रेलवे ट्रैक की तस्वीर आपके सामने है। यहाँ देखिए ट्रैक पानी में डूबे हुए हैं और इसी वजह से जो लोकल की रफ्तार है वो मंद पड़ चुकी है। इसीलिए अलग अलग रूट्स पर लोकल सेवा देरी से, लोकल ट्रेन 5 से लेकर 20 मिनट तक की देरी से चल रही हैं अलग अलग रूट्स पर। यही अपडेट इस समय का। अब ये मुंबई के चर्च गेट की तस्वीर आपके सामने है। पानी भरा हुआ है और लोगों की परेशानी बढ़ी हुई इसलिए है क्योंकि आज हफ्ते का पहला कामकाजी दिन है, सोमवार है आज, और ऐसे में लोगों को घर से भी निकलना है, कामकाज पर भी जाना है। हालांकि पहले ही प्रशासन की तरफ से अलर्ट कर दिया गया था, दफ्तरों से भी गुजारिश की गई थी कि वो वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कर दें, लेकिन हर तरफ तो ये मुमकिन नहीं हो पाता है और ऐसे में जिनके लिए बहुत ज़रूरी वो घर से निकल रहे हैं, इसी बारिश को पार करते हुए दफ्तर पहुँच रहे हैं। मुंबई में मानसून की दस्तक से पहले मुंबई वालों के लिए मुश्किलों ने हल्ला बोल दिया। मुंबई में मानसून का पहला ट्रेलर दिखा। प्री मानसून बारिश ने मुंबई की रफ्तार रोक दी है। जगह जगह पानी की परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है। हफ्ते का पहला दिन, सुबह का वक्त, सड़क पर रेंगती गाड़ियां। तस्वीरें विले पार्ले इलाके की हैं। दिन है पर बादलों ने ऐसा घेरा हुआ है कि हेडलाइट जलाकर गाड़ियां चलानी पड़ रही हैं। बस, कार, बाइक सड़क पर जाम के हालात हो चुके हैं। अंडरपास से लेकर फ्लाईओवर के दोनों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं। भीषण जाम से लोगों को काफी दिक्कत हुई। देखिए, पहली बारिश में मुंबई की गति किस प्रकार से धीमी हो गई है। मुंबई की गति को ब्रेक लगा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि बारिश की वजह से लोगों को आवाजाही में कितनी दिक्कत हो रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें सड़क यातायात की तो जगह जगह ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। सप्ताह के कामकाज का आज पहला दिन है और कामकाज के पहले दिन ही हाईवे या अन्य सड़कों पर इसी प्रकार से ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। मुंबई के सायन किंग सर्कल की ये तस्वीरें हैं। गाड़ियों के टायर सड़क किनारे डूब चुके हैं। सुबह 9 बजे की ये तस्वीरें हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें लबालब हो गई हैं। जेजे फ्लाईओवर की अब तस्वीरें देखिए, जहां पानी भर गया। कई हिस्सों में पानी भरने से लोगों को सुबह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। पश्चिमी उपनगर की कांदीवली वेस्ट की तस्वीरें देखिए। आसमान में बादलों ने डेरा जमा रखा है और सुबह से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार सामान्य से पहले ही मानसून ने महाराष्ट्र में दस्तक दी है और अगले कुछ दिनों में मुंबई में तेज बारिश के साथ मानसून के पूरी तरह एक्टिव होने की संभावना है। 24 घंटा बारिश आती जाती रहेगी, ऐसा हवामान विभाग का जो है वो कहना है। हवामान विभाग ने कहा है कि इसमें अभी मुंबई के अगले 3-4 घंटों के लिए येलो अलर्ट रहेगा और मुंबई में 24 घंटा धीमी तरीके से बारिश शुरू रहेगी। बीएमसी ने 24/7 वॉर रूम एक्टिव कर दिया है ताकि किसी भी आपात स्थिति की सूचना देकर मदद ली जा सके। मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेनों पर भी इसका असर पड़ा है। खासकर सेंट्रल रेलवे की लाइनों पर कुर्ला, भांडू और विक्रोली जैसे इलाकों में रेलवे परिसर पर पानी भर जाने की वजह से ट्रेनें 15 से 20 मिनट की देरी से चली। जुहू बीच पर लाइफ गार्ड और मुंबई पुलिस की तैनाती की गई है ताकि लोगों को तेज बरसात में समुद्र किनारे जाने से रोका जाए। जुहू बीच पर जो है मुंबई पुलिस और लाइफ गार्ड की टीम को तैनात किया गया है क्योंकि हवा इतनी तेज है और विजिबिलिटी नहीं है। तो ऐसे में बरसात के दौरान अगर किसी तरह की कोई घटना होती है तो टीम यहाँ पर तैनात है। मुंबई पुलिस की टीम के साथ साथ जो लाइफ गार्ड है वो अपनी बोट के साथ यहाँ पर तैनात है, जो उन्होंने किनारे पर लगा रखा है कि अगर कोई यहाँ पर फंसता है तो उसको बचाने की पूरी कोशिश की जाए।
मुंबई के KEM अस्पताल में भी जल भराव हो गया है। ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। सिर्फ मुंबई ही नहीं, महाराष्ट्र के 10 शहर मुंबई, पुणे, नासिक, रत्नागिरी, बारामती, वाशिम, सतारा, रायगढ़, सोलापुर, बीड, शहर शहर बारिश ने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। मुंबई की अगर बात की जाए तो यहाँ सांता क्रूज इलाका और सांता क्रूज इलाके में बारिश के बाद हाईवे पर जबरदस्त जाम लगा हुआ है, जिसके बाद लोग लिंक रोड से आवाजाही कर रहे हैं। लेकिन मुंबई के खार लिंक रोड पर भी जबरदस्त जाम है, सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। मैं दिखाती हूँ आपको मौके से एबीपी न्यूज संवाददाता नम्रता की एक रिपोर्ट। मुंबई में सुबह से तेज बरसात जारी है। हवाओं के साथ तेज बरसात के चलते निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने मिल रही है। मुंबई के वेस्टर्न और ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर ज़बरदस्त ट्रैफिक देखने मिल रहा है, तो लोग पर्याय के तौर पर लिंक रोड का इस्तेमाल करें, यानी कि अंदर के रोड का इस्तेमाल करें। उसी खार लिंक रोड पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ सड़क जो है वो नदी में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पूरी सड़क पर पानी भरा हुआ है और आने जाने वाली गाड़ियों को निकलने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करने पड़ रहा है। लोगों को चलने के लिए रास्ता नहीं बचा है, जिसके चलते मुंबई करो की स्थिति जो है हफ्ते के पहले दिन ही काफ़ी ज़्यादा बेहाल नज़र आ रही है। यहाँ लोगों को गाड़ियाँ एक किनारे से निकालना पड़ रहा है, क्योंकि पूरी सड़क पर यहाँ पानी भरा हुआ है और मुंबई करो को नौकरी पर आने जाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पूरी सड़क अगर आप देखें इसके दोनों हिस्सों में पूरी तरह यहाँ से पानी भरा हुआ है और ऐसे में जब गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं तो कई गाड़ियाँ ख़राब भी हो जाती हैं बरसात के चलते, तो और ज़्यादा जो ट्रैफिक की दिक्कत है वो यहाँ देखने मिलती है। ये तस्वीर खार लिंक रोड की है, जो कि जुहू, बैंड्रा और सेंटा क्रूज जैसे पॉश इलाकों को जोड़ता है और यहाँ पर भी बारिश का पानी पूरी सड़क पर भरा हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर कई जगह मैनहोल खुले होने की भी जो संभावना है, जिसके चलते दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और ऐसे में सड़क पर एक बार आपका फिर से ध्यान जाए तो देखिए सड़क नहीं दिखाई देगी, पानी की लहरें आपको दिखाई देंगी। ये मुंबई के खार लिंक रोड की स्थिति है, जहां बरसात का पानी चारों तरफ भरा हुआ है। और उधर महाराष्ट्र के बारामती में भी कल काफी तेज बारिश हुई। हालांकि आज बारामती में अभी बारिश रुकी हुई है, लेकिन कई जगह बारामती में कल जो बारिश हुई है उसके निशान देखने के लिए मिल रहे हैं जलभराव में। पुणे जिले के बारामती और इंदापुर तहसील में गहरी बारिश होने की वजह से खेतों का बड़ा नुकसान हो गया है। मैं अभी फिलहाल खड़ा हूँ बारामती तहसील के काटेवाड़ी गांव में और यहाँ पे अंगूर के खेत है, वहाँ पे पानी भर गया है। उसके बाद बहुत कल बारामती तहसील में 87 मिलीमीटर जो है तो बारिश गिरी है। पिछले 5 या 6 दिनों से 314 मिलीमीटर जो है वो बारिश गिरने की वजह से बाढ़ आई है और उस बाढ़ की जो देखरेख है, बाढ़ की सद्य परिस्थिति क्या है वो उप मुख्यमंत्री अजित पवार डिप्टी सीएम है वो देख रहे हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं खेतों में से पानी आ गया है और वहाँ पे बहुत सारे लोगों के इंदापुर तहसील या बारामती तहसील की बहुत सारे लोगों के घर में भी पानी जो है वो घुस गया था। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि गन्ने की खेती है उसमें से पानी बाहर आ रहा है, खेतों में पानी भरा हुआ है। इसकी अभी तो है जो किसान है वो मांग कर रहे हैं कि इसकी नुकसान भरपाई जो है तो मिले। और हम यहाँ पे देख सकते हैं बारामती तहसील के कई सारे गांव में जो है खेती का नुकसान हुआ है, लोगों के घर में जो है पानी है वो बह गया है। घर में बहुत भारी नुकसान होने की वजह से लोगों की मांग है कि इस नुकसान की भरपाई मिले। कैमरा पर्सन विजय राउत के साथ जयदीप भगत, एबीपी न्यूज, बारामती। उधर महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भी अचानक बारिश हुई और इस वजह से हड़कंप समझ गया। नदी में पानी का स्तर बढ़ने से 4 लोग नदी के बीच फंस गए, जिन्हें बाद में फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने रस्सी की मदद से रेस्क्यू किया। तस्वीरें महाराष्ट्र के रत्नागिरी इलाके की हैं, जहां पर मौसम की करवट लोगों के लिए आफत लेकर आई। मूसलाधार बारिश के बाद नदी में उफान आ गया। नदी के दूसरी ओर 4 लोग फंस गए। इलाके में चीख पुकार मच गई। 4 लोगों के फंसने की जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जहां पर नदी के तेज बहाव के बीच नदी के उस पार फंसे 4 लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। नदी के तेज बहाव की वजह से टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन में खासी दिक्कतें पेश आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद
लोगों को बचाने की कोशिश जारी रखी गई। वहीं कुछ घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम की कोशिश रंग लाई। एक एक कर रस्सियों की मदद से नदी के उस पार फंसे 4 लोगों को नदी के तेज बहाव से बचाया गया। इन सभी को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला गया और तब कहीं जाकर स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। चलिए अब जरा पहाड़ी राज्य का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश, राजधानी शिमला, यहाँ भी बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है। यहाँ रामपुर इलाका है, बादल फटा और कई गाड़ियां मलबे में बह गई। कई घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। बादल फटा तो उसके बाद का नजारा ऐसा था, नदी में कारें बहती दिखी। जो भी कुदरत के आक्रोश के सामने आया वो बहता चला गया। बारिश के बाद कई घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। वहीं जब बारिश कम हुई तो जो दिखाई दिया उसकी तस्वीरें भयानक थी, खतरनाक थी। देखिए, बड़ी बड़ी कारें मलबे में दबी पड़ी हैं, पेड़ गिरे हैं, हर तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। कुछ कारें बह गईं तो कुछ ऐसी हालत में हैं, कुछ कार दलदल में भी फंस गई। इस कार को देखिए जिसे बहने से इस पेड़ ने बचा लिया। मौसम सुधरने के बाद लोग अपनी कार और सामान की तलाश में जुट गए। जिनको मौका मिला वो कार को सुरक्षित जगह ले जाने की कवायद में जुट गए। शिमला के रामपुर से आई भयावह तस्वीर इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में हालात क्या होने वाले हैं। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक बदमाश को पकड़ने पहुंची नोएडा पुलिस की टीम पर हमला हो गया, जिसमें सौरभ नाम के कांस्टेबल की गोली लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल गांव में पुलिस कादिर नाम के बदमाश को पकड़ने पहुंची थी, लेकिन यहां पुलिस की टीम पर ही पथराव कर दिया गया, फायरिंग कर दी गई। इसमें सौरभ के सिर में गोली लगी और उसकी जान चली गई। तो ये तस्वीर आपके सामने है कांस्टेबल सौरभ जिसकी मौत हुई है, और साथ ही दूसरी तरफ वो जो सलाखों के पीछे वाली आप तस्वीर देख रहे हैं, वो तस्वीर जो बदमाश है कादिर जिसे पकड़ने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी, उसी की तस्वीर आपके सामने है। सीधे कांस्टेबल सौरभ के सिर में गोली लगी और कांस्टेबल सौरभ की मौत। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कैसे कांस्टेबल सौरभ की जान चली गई सीधे सिर में गोली लगने से, और दूसरी वो बदमाश कादिर की तस्वीर जिसे पकड़ने के लिए पुलिस मसूरी थाना क्षेत्र पहुंची थी। बदमाशों को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर हमला हुआ और कांस्टेबल की मौत हो गई। ये सनसनीखेज वारदात दिल्ली से सटे गाजियाबाद में हुई है। मसूरी इलाके के नाहल गांव में सड़क किनारे जिस घायल शख्स को लोग उठा कर ले जा रहे हैं वो कांस्टेबल सौरभ हैं, जिन्हें बदमाशों ने गोली मार दी। इस वक्त हम गाजियाबाद के मसूरी के नाहल गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर आपको पुलिस की टीम नजर आ रही होगी। दरअसल ये पुलिस यहाँ पर इसलिए है कि रात को नोएडा पुलिस की टीम कादिर नाम के एक बदमाश को यहाँ पर पकड़ने के लिए पहुंची थी। कादिर यहीं इसी घर के अंदर मौजूद था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो 3 मंजिला मकान है ये कादिर का है। घर के बाहर चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस की टीम ने कादिर को घर के अंदर से ही दबोचा। इसी घर में बदमाश कादिर को पकड़ने पहुंची पुलिस की टीम जब उसे लेकर वापस लौट रही थी, तब बाहर घात लगाकर बैठे बदमाशों ने पथराव और फायरिंग शुरू कर दी। यहाँ पर पुलिस की टीम कादिर को लेकर के जब जा रही थी, तब पुलिस की टीम के ऊपर अचानक से हमला कर दिया गया, पथराव कर दिया गया और गोली भी चलाई गई। इस गोलीबारी में सौरभ नाम का एक सिपाही है, उसको गोली लगी। इसके बाद सौरभ को यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। नोएडा के फेस्था थाने से पुलिस आई थी, जिस पर कादिर के साथियों ने हमला कर दिया और गोली कांस्टेबल सौरभ के सिर में लगी। संवाददाता मनोज वर्मा कादिर के घर के भीतर पहुंचे। इस आलीशान घर में रहता था कादिर, जिस पर लूट के 24 से ज्यादा केस दर्ज हैं। गिरफ्तारी के वक्त कादिर इसी घर में मौजूद था। ये कादिर नाम के बदमाश का घर है, जिसके ऊपर 24 से ज्यादा जो मुकदमे हैं वो दर्ज है। बताया जा रहा है कि कादिर लूट के मामले में वांटेड था और नोएडा पुलिस की जो टीम थी उसको जानकारी मिली थी कि कादिर घर पर ही मौजूद है। कादिर तो पुलिस की गिरफ्त में आ गया, लेकिन पुलिस अब उन बदमाशों की तलाश कर रही है जिसने पुलिस की टीम पर हमला किया। और सबसे बड़ा सवाल, बदमाशों में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि पुलिस पर गोली चला सकें। उधर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन के समर्थकों के बीच मारपीट हो गई। मौके पर पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने बाकायदा लाठीचार्ज किया, तब कहीं जाकर हालात काबू में आ सके।
मुर्शिदाबाद के दौलताबाद में जब कोऑपरेटिव कमेटी का चुनाव चल रहा था, तभी टीएमसी और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष के कई लोग इस मारपीट में शामिल हो गए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को जमकर पीटा। मौके पर जब पुलिस के जवान पहुंचे तो उन्होंने मारपीट रहे सियासी दल के कार्यकर्ताओं पर भी जमकर लाठियां चलाई। झड़प के बीच एक बाइक सवार ने जब भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उसकी जमकर खबर ली। कार्यकर्ता इतने उग्र थे कि सुरक्षा बल के जवान से ही भिड़ गए। इस हिंसक झड़प में कई लोग घायल हुए हैं। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। मध्य प्रदेश के कटनी में उस वक्त तनाव जैसे हालात हो गए जब रेलवे स्टेशन के पास दीवार हटाए जाने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर जब आर पार हुई तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। क्योंकि जैसे ही हथौड़ा लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता दीवार तोड़ने की कोशिश करने लगे, पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिससे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता नाराज हो गए। इसी बीच कहा सुनी इतनी बढ़ गई कि पुलिस ने वाटर कैनन से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार कर दी। लेकिन जब इससे भी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता नहीं रुके, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। बता दें कि सुंदरता के नाम पर रेलवे प्रशासन ने कुछ साल पहले मंदिर के सामने दीवार खड़ी करवाई थी। 15 फीट की दीवार को लेकर तब से लगातार विरोध का माहौल है और आज सुबह जब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता दीवार को हटाने पहुंचे तो पहले से ही जिला प्रशासन, पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ अलर्ट मोड पर थी। 4 युवकों के पेट के भीतर से सोने के कैप्सूल निकले। सऊदी से वापस लौटे इन लोगों का अपहरण अगर नहीं होता तो फिर तो ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाता। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की ये खबर यकीनन आपको चौंकाएगी। मुरादाबाद में बदमाशों के चंगुल से छुड़ाए गए यही वो 4 चेहरे हैं जिनके पेट से सोना निकला है। शुक्रवार को इन लोगों समेत 7 लोगों का अपहरण हुआ था। हालांकि पुलिस ने सभी को छुड़ा लिया, लेकिन इसके बाद जो खुलासा हुआ उसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। घरे से पूछताछ की, उनका ये कहना था कि हमारे किडनैपिंग के पीछे जो मोटिव था वो यही था कि संभवतः ये लोग गोल्ड कैरी कर रहे हैं और गोल्ड भी ये लोग संभवतः किस तरह से कंज्यूम करके और उसको पेट के अंदर लेके जा रहे हैं। जाना था, मेडिकल कराया गया और मेडिकल में हम लोगों ने इस चीज़ की भी जांच करा ली। क्या इनके इनसाइड स्टमक कुछ ऐसे आइटम्स हैं क्या? सोने के अब तक 9 कैप्सूल इनके आमाशय से निकाले जा चुके हैं। 600 ग्राम से अधिक सोना 4 युवकों के पेट से निकला है। ये सभी दुबई से सोना तस्करी करके लाए थे। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच जिला अस्पताल में सोना तस्करों को रखा है, जहां बाकी सोना निकालने की कोशिश हो रही है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले का पर्दाफाश करने की कवायद में जुट गई है। खबर पक्की है। अमृतसर में अकाली दल के पार्षद की हत्या का मामला, पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनकाउंटर में एक बदमाश को गोली भी लगी है, जिससे वो घायल हुआ है। तो ये बड़ी खबर, अमृतसर में अकाली दल के पार्षद की हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में ये पुलिस का बड़ा एक्शन है। पुलिस ने मुठभेड़ कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये जो इनकाउंटर हुआ है इसमें एक बदमाश को गोली भी लगी है। घायल हालत में पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। कुल 4 बदमाश हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। ये मुठभेड़ वाली जगह की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद हैं। सचिन, कुछ जानकारी मिल पा रही है? ये 4 बदमाश एनकाउंटर के बाद जिन्हें गिरफ्तार किया गया, क्या वजह थी, क्यों इन्होंने हत्या की अकाली दल के पार्षद की और किस तरीके से इनका एनकाउंटर मुमकिन हो पाया? सचिन जी बिल्कुल, ये कल से ही पुलिस इनको ट्रैक कर रही थी, इनकी जो मूवमेंट है, तो आज इनका एनकाउंटर हुआ है। 4 लोग हैं बेसिकली, इनमें से एक जो अक्यूज है वो इंजर्ड भी हुआ है इसमें जो है एनकाउंटर में। तो फिलहाल पुलिस जो है मोटिव क्या है इसमें मर्डर का जो है उसको फिलहाल इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस थोड़ी देर में जो इसको लेकर इंफॉर्मेशन जो है पूरी शेयर करेगी कि आखिरकार इन्होंने क्यों ये मर्डर किया है, मोटिव क्या था उसका। पर फिलहाल ये 4 का एनकाउंटर हुआ, जिनमें से एक जो है इंजर्ड हुआ है, उनको ये एनकाउंटर कहाँ हुआ है? ये एनकाउंटर कहाँ हुआ है, कहाँ से हुई है गिरफ्तारियां? जी, ये अमृतसर में ही एनकाउंटर हुआ है इनका।
अमृतसर में ही एनकाउंटर हुआ है और बाकी जो डिटेल्स हैं वो थोड़ी देर में पुलिस जो है ब्रीफिंग जो है करेगी, उसमें जो है। बहुत धन्यवाद आपका सचिन, इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा। तो अभी कुछ देर पहले की ही ये खबर है और जैसा कि सचिन कह रहे हैं कि इंतजार करना होगा पुलिस की तरफ से, अभी कुछ देर में और जानकारियां साझा की जाएंगी। दाहोद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये लोकार्पण करते हुए दाहोद में, और हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखा दी है। यही वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो बनकर तैयार हुआ है यहाँ दाहोद वाली इस यूनिट में, और उसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। तस्वीरें आपके सामने। और अभी कुछ देर पहले आपने देखा था कैसे इसी ये जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है इसके भीतर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और बाकायदा जो इसका कंट्रोल पैनल है उसका भी निरीक्षण प्रधानमंत्री कर रहे थे। देखिए कैसे हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ दाहोद में ये जो इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनकर तैयार हुआ है उसको हरी झंडी दिखाई है, और ये जो पूरी की पूरी यूनिट है उसे देश को समर्पित किया है। उद्घाटन का ये पल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया इस यूनिट का, और बाद में इसी यूनिट पे बनी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हरी झंडी दिखाई गई। फूलों से सजा ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इसी दाहोद में जो लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहीं पर बनकर तैयार हुआ है, और उसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। और इसी के साथ ये जो लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है दाहोद में, इसका उद्घाटन। 2 दिन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा। शुरुआत वडोदरा से हुई जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया, और इसके बाद वडोदरा से उड़ान यहां दाहोद के लिए भरी, और दाहोद में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक सौगात दाहोद के लोगों को दे रहे हैं, गुजरात के लोगों को दे रहे हैं। करीब 24,000 करोड़ की ये सौगात जो सिर्फ और सिर्फ दाहोद को ही आज मिल गई है। और इसके बाद अब अगला पड़ाव गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भुज रहने वाला है, जहां पर करीब 53,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भुज के लोगों को देंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर की जय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला गुजरात दौरा। मिशन गुजरात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये फिर से वही कुछ देर पहले की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का निरीक्षण कर रहे थे। यहां दाहोद में जो लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया, और ये वही इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है जिसका निरीक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। देखिए किस तरीके से वो कंट्रोल पैनल को देखते हुए यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बीच आगे बढ़ रहे हैं हम। खबर पक्की है, मध्य प्रदेश के कटनी में उस वक्त तनाव जैसे हालात हो गए। अच्छा, मैं ये खबर आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर, और अब इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाहोद पहुंच चुके हैं। आपको बता दें प्रधानमंत्री यहां दाहोद में लोकोमोटिव विनिर्माण जो संयंत्र है वो राष्ट्र को समर्पित करेंगे, और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंचे हुए हैं। आप देख रहे हैं उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी आप उनके साथ देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाएंगे। ये देखिए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, ये दरअसल लोकोमोटिव निर्माण संयंत्र ही है जो यहां दाहोद में बनकर तैयार हुआ है, और उसी का निरीक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उनके साथ केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं और वो उन्हें तमाम जानकारियां मुहैया करा रहे हैं। और ये वो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को समर्पित कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, और उसका जायजा लेते हुए ब्रेक, गियर, कैसे स्पीड आगे पीछे होगी, कंट्रोल्स को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में मौजूद। तो इस वक्त खुद जो पायलट सीट होती है वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए नजर आ रहे हैं, और अब बाहर आते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये वो पूरा का पूरा संयंत्र है, लोकोमोटिव निर्माण संयंत्र, जिसको राष्ट्र को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां दाहोद में कर रहे हैं। तो 24,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का ये शिलान्यास, लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दाहोद में किया जा रहा है।
और इसके बाद आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भुज का भी दौरा है, जहां 53,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे आज। तो कुल मिलाकर गुजरात के लिए आज का दिन बड़ा है, क्योंकि गुजरात को बड़ी सौगात मिल रही है। ये दाहोद, जहां आप देख रहे हैं लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र बनकर तैयार, इसको राष्ट्र को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। दाहोद से ही ये सीधी तस्वीरें, या कुछ देर पहले की तस्वीरें आप कह लीजिए, क्योंकि अब दोबारा से वही तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं। तो लोकोमोटिव इंजन देश को समर्पित यहां से करेंगे। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन को हरी झंडी, जो यहां इसी संयंत्र में बनकर तैयार हुआ है, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे। अगले 10 साल में 1200 इंजन बनाने का एक लक्ष्य रखा गया है यहां दाहोद में बनी इस लोकोमोटिव निर्माण संयंत्र में। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जो नगरपालिका भवन है उसका भी उद्घाटन करेंगे। और इससे पहले आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात पहुंचे तो सीधे दाहोद नहीं गए, बल्कि पहले वडोदरा पहुंचे। वो वडोदरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस तरीके का रिश्ता है, ये किसी से छिपा नहीं है। पूरा गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है, और ऐसे में वडोदरा खासतौर से वो सीट महत्वपूर्ण हो जाती है, जहां से 2014 पहली बार लोकसभा का चुनाव जिन 2 सीटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़ा था, उनमें एक तो वाराणसी उत्तर प्रदेश और दूसरी यही गुजरात की वडोदरा सीट थी। और वहीं आज गुजरात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पहुंचे अपने 2 दिन के दौरे पर, तो सबसे पहले वडोदरा और खासतौर से वडोदरा की लोगों की तरफ से गुजारिश की गई थी कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करना चाहते हैं, अभिवादन करना चाहते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर का जश्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मनाना चाहते हैं। इसीलिए जो शेड्यूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसे लास्ट मोमेंट पर चेंज किया गया, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे। और फिर ये रोड शो, इसका आयोजन किया गया। खासतौर से वडोदरा में जो महिलाएं हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर इस रोड शो में हिस्सा लिया। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाहोद पहुंचे हुए हैं। ये लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट बनकर तैयार हुआ है, उसी का निरीक्षण करते हुए, और यहाँ जो ये लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बना है, इसको हरी झंडी दिखाएंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये जो प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पर बनी है, इससे रोजगार की बहार भी आएगी दाहोद में। 10,000 रोजगार जो यहाँ से पैदा होंगे, और इसके अलावा भी कुछ और सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, जो आज दाहोद और इसके बाद फिर भुज में जो कार्यक्रम है, वहां भुज के लोगों को दी जाएगी। तो 24,000 करोड़ की सौगात यहां दाहोद में, और फिर आगे 53,000 करोड़ की सौगात भुज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात को देंगे। तो ये वही तस्वीरें हैं जो दाहोद से आ रही हैं, जहां लोको मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है, उसी का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जा रहा है। और ये जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है, ये देश को समर्पित आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जो दाहोद में बनकर तैयार है। और अब यहां से इंजन बनाने का काम आगे बढ़ेगा। जो इंजन एक बनकर तैयार हुआ है, उसको हरी झंडी भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर दिखाएंगे। और आप देख रहे हैं केंद्रीय रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ यहाँ पर उन्हें पूरा बताते हुए इस यूनिट के बारे में, कैसे इस यूनिट से प्रोडक्शन होगा, कितनी कॉस्ट एफिशिएंसी इस यूनिट से निकल कर सामने आएगी, किस तरीके से वो बारीकियां जिनका ध्यान रखकर यहाँ से जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स हैं उनको तैयार किया जा रहा है, और कहाँ कहाँ से किस तकनीक के साथ ये जो इंजन्स हैं इनको बनाकर तैयार किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुज जाएंगे, और जैसा कि मैं आपको बता रही हूं, करीब 53,000 करोड़ की सौगात भुज को, 33 विकास कार्यों का लोकार्पण वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा। जब भुज जाएंगे तो उसके बारे में और विस्तार से आपको जानकारियां देंगे। फिलहाल दाहोद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।